हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट पर, है ना। ये जो चैनल है यहां पर हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं नीट की और आईआईटी जेईई की, दैट टू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आपको पता है कि हमारी बेसिक मैथ्स सीरीज की जो लेक्चर की जो झड़ी है वो लगी हुई है। हमने इंटीग्रेशन तक पढ़ लिया था। हमें आज के लेक्चर में स्टार्ट करना है क्या? अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हमें क्या स्टार्ट करना है? अलजेब्रा स्टार्ट करना है। अलजेब्रा में मैंने आपको बोला ना कि हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नॉलेज चाहिए, बस उतना ही हम पढ़ रहे हैं। रन छोड़ दास छाछड़ हम नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और मैं चाहूंगा कि ये चीज पर आप थोड़ा क्या बोलते हैं अमल करें, थोड़ा ध्यान दें कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हमारे नीट के कोर्स में, या मैं आपको बोलूं कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर जब हम आपको आईआईटी का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, आईआईटी का प्रिपरेशन कराएंगे, या हम आपको नीट की प्रिपरेशन कराएंगे, तो हम आपको वादा करते हैं ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की, है ना। मतलब अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं हमारे चैनल पर आकर, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है बाहर से, है ना। आपको सब कुछ इस पर्टिकुलर चैनल पर करवा दिया जाएगा, ताकि आप जब नीट की तैयारी का सोचें तो मैग्नेट ब्रेन्स के अलावा और कोई नाम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना। अब क्या होता है, जो नीट का एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम के लिए लोग क्या करते हैं, 75 डेज में करा देंगे, 30 डेज में करा देंगे, 10 दिन में करा देंगे, 15 दिन में करा देंगे। हम आपको ये सब कराएंगे। देखिए, हम कभी ये नहीं बोलते कि हम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज कर देंगे ना। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उस कंटेंट में क्या क्या होगा वो आपके सामने है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस अभी आपके सामने आ ही रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब नीट के वीडियोस आते हैं लोगों के, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है वो 1-1.5 घंटे में पढ़ाकर खत्म कर देते हैं। इतना भी नहीं यार, मैं तो बोलूंगा कि नहीं, इतना टाइम तो आपको देना चाहिए कम से कम बेसिक मैथ्स और वेक्टर अलजेब्रा में, कि कम से कम एक बेस तो बने बच्चे का। जब वो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएगा तो उसके पास इतना बेस तो होना चाहिए कि उससे हिले क्वेश्चन। 1.5 घंटे में आप कैसे बता सकते हो ये सारी चीजें, ठीक। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ आपके सामने आ ही रहे हैं, उसके सोल्यूशन आपके सामने आ ही रहे हैं, ठीक है, ओके। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा तो हम चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज भी क्या कराएंगे, पूरे के पूरे सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना, ओके। पीवाईक्यू वीडियोस, बिल्कुल पीवाईक्यू क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो ऑन ट्रैक है कि नहीं। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो जज करते हो ना कि आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो आपने पढ़ाई की है उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन आपका रखा जाएगा, ठीक है। वीकली टेस्ट पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चैप्टर वाइज हम आपका क्या रखेंगे, वीकली टेस्ट पेपर रखेंगे। इसका डे डिसाइड हो जाएगा, हम डे आपको बता देंगे। हो सकता है हर संडे या हर सैटरडे आपको ये वीकली टेस्ट मिल जाए और आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है ना। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा ऑफिशियल, ये जो सारे वीडियोस हैं हम इसमें वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे लाइव सेशंस में, और आपसे आपके व्यूज भी जानेंगे और अपने व्यूज भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन आ जाएगा। जैसे जैसे हम एग्जाम को अप्रोच करेंगे तो आपको 1 शॉट रिवीजन भी दिया जाएगा कि भाई अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए हो पूरे, देखिए ये जो कंसेप्ट वीडियोस आप पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो उसको रिवाइज करके नोट्स बना लेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद रिवाइज ना करें, तो उनके लिए हम क्या लेकर आएंगे, 1 शॉट रिवीजन भी लेकर आएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपका होता रहेगा टाइम टाइम पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई और नीट चैनल प्रोवाइड करने वाला है। जितने भी आपके दोस्त हैं प्लीज उन तक ये बातें पहुंचा दो और उनको बता दो कि बहुत ही तगड़े तरीके से हमने प्रिपरेशन चालू कर दी है अपने नीट के एग्जाम की। अच्छा, ये जो डीपीपी आपको पीडीएफ फॉर्म में दिखाई जा रही है या दी जा रही थी, पहले वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब पहले आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाती थी तो वो कहां दी जाती थी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाती थी। अब आपको ये जो डीपीपी है ये एक लिंक में दी जाएगी, और वो लिंक होगी हमारी वेबसाइट की। आप जैसे हमारे वेबसाइट पर जाओगे वहां से ये पीडीएफ तुरंत आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना। लिखा हुआ है लिंक अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.magnetbrains.com, यहां पर आपको जाना है और डीपीपी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक की बात हमने कर ली है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमको एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ना है। पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या होती है, एक बेसिक सी आपको डेफिनेशन बता दूं, बेसिक सी चीज बता दूं, शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि पॉली का मतलब होता है हमेशा की तरह मैनी, है ना, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स,
है ना। तो मैनी टर्म्स को मिलाकर जो चीजें बनती है, जो एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, 15x² प्लस 3z प्लस 2, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि 7xy प्लस 3z, इसमें 2 ही टर्म है, लेकिन ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ 7 लिख दूं तो 7 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए यहां पर पॉलिनोमियल्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म हो, जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें 3 टर्म्स हो, और जिसमें हायर टर्म्स हो, है ना। ध्यान से सुनना, ठीक है। 1 टर्म वाला जो होगा वो भी पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 टर्म वाला भी हो सकता है, 3 टर्म वाला भी हो सकता है, और हायर टर्म्स वाले भी क्या कहला सकते हैं, पॉलिनोमियल कहला सकते हैं। जो 1 टर्म वाले होते हैं, है ना, 1 टर्म वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, है ना। जो 2 टर्म वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं बायनोमियल्स, जो 3 टर्म वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक। और जो हायर टर्म वाले होते हैं वो तो पॉलिनोमियल्स है ही हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए देख लें, मोनोमियल में अगर मैं आपको दे दूं कि 7 क्या है, तो 7 एक मोनोमियल है। अगर मैं आपको बोलूं 4x²y, ये क्या है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक ही टर्म है। अगर आपको मैं बोल दूं कि 4ab लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है, ठीक है। सारी बहुत बेसिक से बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी, नहीं पता है तो आप अभी सीख लीजिए। अच्छा, बायनोमियल में आपको 2 टर्म की जरूरत है, तो अगर मैं लिख दूं 7 + 4x²y, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन जाएगा, एक बायनोमियल बन जाएगा। अगर मैं लिख दूं 3 + ab, इस तरीके से लिख दूं, ये भी क्या बन जाएगा, बायनोमियल बन जाएगा। ट्राइनोमियल्स की अगर हम बात करें तो 3 + a + b अगर मैं लिख दूं तो ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है। और रही बात हायर टर्म्स की, तो हायर टर्म्स से तो बहुत कुछ हो सकता है, 4 + x + y + z, ये क्या हो जाएगा, एक हायर टर्म्स के पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहां पर अंग्रेजी लिखी हुई है कि यार अलजेब्रा जो होती है, अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना। हम जो जनरली पढ़ते हैं, मैं आपको बस एक छोटा सा क्या बोलते हैं, ग्लिम्स दिखाना चाहता हूं कि सम ऑफ द मेन टॉपिक्स कमिंग अंडर अलजेब्रा इंक्लूड बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इतनी सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा के अंदर पढ़ लेते हैं। जो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब वाले जो फॉर्मूले होते हैं, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, अलजेब्रा के अंदर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपके अलजेब्रा में आ जाती हैं। चलिए, अभी जो पॉलिनोमियल्स हैं, आपने इनकी बेसिक इक्वेशन देखी होगी, वो कैसी होती है, a0 + a1x + a2x² अप टू an xn, है ना। इस टाइप की आपने क्या देखी होंगी, अपनी पॉलिनोमियल्स देखी होंगी, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर a0, a1, a2, an क्या हो सकते हैं भाई, आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रियल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। अब एक चीज होती है डिग्री और इंडेक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपको पॉलिनोमियल दिखी है तो उसकी डिग्री कितनी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से हम बोलते हैं कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी। तो देखिए, द हाईएस्ट पावर अपीयरिंग इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर अपीयरिंग इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर, अगर मैं आपको ये इक्वेशन देता हूं, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है सर, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो ये क्या हो गई भाई, आपकी डिग्री हो गई। यही चीज क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेशन 3x² y + y² + 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी डिग्री बताओ, तो अब इसमें बच्चे बोलेंगे कि सर इसकी डिग्री होगी, सबसे ज्यादा पावर तो 2 है, तो यहां पर इसकी डिग्री होनी चाहिए 2, है ना। यहां भी 2 दिख रही है आपको, यहां भी 2 दिख रही है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऐसा बोला जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये बोलना बिल्कुल गलत है। यहां पर मैं बोलूंगा इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ओनली, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ओनली। यहां पर हम अगर 2 वेरिएबल देख रहे हैं एक साथ, तो हम इसकी पावर को भी इंक्लूड करेंगे। इसकी पावर है 1, तो 2 + 1 यानी कि इस टर्म पर हायर डिग्री कितनी है,
इस पूरे टर्म पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। ओह मुझे छींक आ रही है, कोई बात नहीं, हाँ अभी चली गई, फिर आ सकती है। 3x² y की पावर 1 है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस पूरे टर्म में अगर आप देखोगे तो डिग्री कितनी है? इस पूरे टर्म में हाईएस्ट पावर कितनी है? एक तो x की है 2 और y की है 1, तो टोटल अगर हम डिग्री की बात करें तो यहां पर कितनी हो गई? वो 3 हो गई। ये बात याद रखना, यहां गलती करते हैं बच्चे, यहां क्या करते हैं भाई? गलती करते हैं बच्चे और बोल देते हैं कि डिग्री क्या है? 2 है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट क्या है, अब टर्म को टर्म बोलने के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे अगर मैंने 7xy को एक टर्म बोला है, 3z को एक टर्म बोला है, तो इनके पीछे कोई कंडीशन होगी, है ना? क्या कंडीशन है? उसमें कंडीशन ये है कि जब भी आप कोई टर्म बोलते हो, उस टर्म में वेरिएबल के ऊपर कोई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर। किसकी बात कर रहा है ये? वेरिएबल की। अगर टर्म की बात करें तो टर्म में जो वेरिएबल है, टर्म में जो वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी टर्म की बात कर रहा हूं तो टर्म में जो वेरिएबल टर्म है x और y, 7 तो क्या है? कांस्टेंट है। 7 तो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है, इट मस्ट नॉट कंटेन स्क्वायर रूट्स ऑफ द वेरिएबल। टर्म जो है उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/2 पावर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं कि जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर, वेरिएबल के ऊपर कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए और कोई नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड नो वेरिएबल्स इन द डिनोमिनेटर्स ऑफ एनी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये ऐसे लिखा होता कि 7/xy लिखा होता तो आप इसको टर्म बोल ही नहीं पाते, ये टर्म होता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखी होती कोई चीज, ध्यान से देखना, ऐसा लिखा होता 5 की पावर 1/2 ऐसा लिखा होता, इनटू x की पावर -1/2/y ऐसे लिखा होता, तो 5 की पावर 1/2 चल जाता, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही बनेगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई है, ये फ्रैक्शन में आ गया है, तो ये टर्म नहीं बनेगा, ये कभी भी पॉलिनोमियल का एक टर्म नहीं बन सकता। आप इसे कभी भी एक टर्म में कंसिडर नहीं करोगे। ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं अगर भी अभी भी आपको पॉलिनोमियल से कोई क्वेश्चन बनाकर दे दूं कि पहचानो ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि यहां पर ये वाली चीज जो है ना, ये लोग भूल जाते हैं, ये कंडीशन भूल जाते हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो टर्म्स होती है, टर्म्स को टर्म्स का बताने के लिए हमको ये सारी कंडीशन याद होनी चाहिए, है ना? ठीक है, क्लियर? ओके सर, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, आपने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, उसमें मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, और उसके ऊपर हायर टर्म्स भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे छींक आ सकती है बहुत ज़ोर से, लेकिन वो आ नहीं रही है, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है आपको पता होगा, वो होती है ax² + bx + c = 0। ये है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री बोला है ना, क्योंकि सेकंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपका a 0 हो गया तो ये इक्वेशन सेकंड डिग्री की रह ही नहीं जाएगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी फिर, ठीक है ना? सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ओके सर। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बहुत प्यारी चीज है भाई, ये तो हमको बहुत ज्यादा प्यारी है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हाँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो वैल्यूज, जिन वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन में रखोगे, जिन वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन में रखोगे और वो वैल्यूज इक्वेशन में रखने से वो इक्वेशन 0 आ जाए, मतलब LHS = RHS हो जाए, तो आप बोलोगे कि ये क्या है भैया? रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अंग्रेजी पढ़ते हैं। रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल सच एज x फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोलैप्सेस टू 0। कोलैप्सेस टू 0 मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी भाई? 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि LHS किसके बराबर करा दे? RHS के बराबर करा दे, ठीक है ना? और आपकी इक्वेशन अंग्रेजी में लिखा है इक्वेशन कोलैप्सेस टू 0, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है ना? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज 2 रूट्स। क्यों 2 ही रूट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि डिग्री कितनी है? 2 है।
यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2 है, तो यहाँ पर रूट्स कितने निकल कर आएंगे 2 निकल कर आएंगे, जिसको हम अपने फॉर्मूले में कैसे बताते हैं अल्फा बीटा के नाम से। अच्छा, अगर आपको रूट्स निकालना हो, अगर आपको रूट्स निकालना हो तो उसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। अगर आपको रूट्स निकालना हो तो उसका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है x1 x2, x1 x2 है ना। क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ पा रहे हो आप ये क्या है, समझ पा रहे हो आपको ये क्या है, ये a है, देखो ना ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर आपको रूट्स निकालना हो तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, आ जाओ। ये तो शायद वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, क्या हो गया, ये तो बड़ा पतला हो गया, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर आपको रूट्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है आपकी आंखों के सामने, ये है, दिस इज योर फॉर्मूला। याद रखेंगे इसको, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से निकलेगा x1 x2, ठीक है ना, इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड, अरे याद आया कि नहीं याद आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स, नहीं? चलो देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, आपके 2 रूट्स आए हैं x1 और x2, है ना, एक इनको अगर मैं जोड़ता हूं, अगर आपके 2 रूट्स आए हैं x1 और x2 तो कि 2 ही आएंगे। अगर x1 प्लस x2 मैं करता हूं तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा -b/a के बराबर। x1 प्लस x2 किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों रूट्स को x1 x2 तो वो किसके आएगा, बराबर आएगा -c/a के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करिएगा, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। बड़ा करता हूँ उसको मैं थोड़ा सा, चलो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है, काम की चीज़ क्या, कि अगर समेशन ऑफ रूट्स है, एडिशन ऑफ रूट्स है तो वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है तो वो c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर 100%। और एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो भी मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ। x1 माइनस x2 अगर लिखा है, x1 माइनस x2 अगर लिखा है तो वो बराबर होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a के। वाह वाह सर, एक बार में सब कुछ आपने लिखवा दिया, सही किया सर, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। काम की चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। तो ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए रिलेटेड। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत वास्ट हो जाती है चीज़ें, इक्वेशन को तोड़ना, तोड़ के अपना फॉर्मेट बनाना, है ना, कॉमन निकालना, ये सारी चीज़ें आपने अपने मैथ्स में सीख ली होगी। अगर हम उतना एंटर करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतने डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आपके उड़ जाएंगे, किससे, इससे। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। चलो, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबसे सुंदर चीज़ें लीनियर इक्वेशन होती है भाई। सबसे सुंदर चीज़ क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस, क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए यार, इतना सिंपल। जिंदगी हमेशा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी होनी चाहिए, कोशिश करते हैं हम, होती नहीं है ना। होती कैसी है, उबड़ खाबड़ होती है एकदम। हम कोशिश करते हैं कि एकदम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी चलनी चाहिए। जिंदगी कैसी हो जाए, जिंदगी हो जाए mx प्लस c जैसी। कुछ शायरी लिखूं क्या मैं इस पर यार, अच्छी चीज़, मेरा अच्छा थॉट आया दिमाग में मेरे कि मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी कुछ एक शायरी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जिंदगी होनी चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए कैसी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जैसी। ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अच्छा, तो जो लीनियर इक्वेशंस है उसमें क्या होती है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, यूनिट होती है, 1 डिग्री होती है। यहाँ भी देखो 1, यहाँ भी देखो 1, हाँ कि ना, हाँ सर, क्या है डिग्री 1 है। और जनरली ये क्या बताती है भैया, ये जनरली क्या बताती है हमको, एक लीनियर, ये एक लाइन की इक्वेशन बताती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें क्या बताती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है।
पक्का 100%? हाँ सर एकदम 100%। चलिए लीनियर इक्वेशन से तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, सबसे आसान चीज वही है, हमने पढ़ी भी बहुत ज्यादा है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 5x - 12। सॉल्व करेंगे भाई, क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 5x - 12। ये कैसे करेंगे सर? इसको आप कर सकते हो कैसे, जैसे आपने हमको बताया था x1 अगर x2 निकालना हो तो -b ± √b² - 4ac/2a। हाँ बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। इसमें ये a है, ये b है और ये c है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो -b यानी कि -5 प्लस माइनस √b² यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू, अब c की वैल्यू जल्दी जल्दी में 12 मत रख देना, c की वैल्यू क्या है -12, c की वैल्यू क्या है -12 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a यानी कि ट्वाइस ऑफ 2, ठीक है। -5 प्लस माइनस √25 माइनस कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 है ना, 12 8 96 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो x1 x2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -5 प्लस माइनस 96, 6 5 11 90 9 2, ठीक है, तो 121, ठीक है ना, 96 प्लस 25 90 और 20, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा हमारा कितना 121 का रूट कितना आ जाएगा, ±11 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। तो एक रूट आएगा आपका x1 -5 प्लस 11/4 और एक रूट आएगा आपका x2 इज इक्वल्स टू -5 माइनस 11/4। ये दो रूट आपके आ गए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, पक्का 100%? हाँ सर एकदम सही। एक तरीका और होता है, अब देखो वो तो सबके ऊपर है अपने अपने तरीके से सॉल्व करना। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो कैसे तोड़ सकता हूं, 2x² प्लस 8x माइनस 3x, ठीक है ना, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5x ही बचेगा, ठीक है, -12 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इस तरीके से तोड़ लिया इसको, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 और x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4, यही बचेगा क्या, 4 दूनी 8x, ठीक है। यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं सर। तो यहाँ पर हो जाएगी ये इक्वेशन x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है x की वैल्यू एक तो आ जाएगी -4 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 x2 की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3, तो आ जाएगी 3/2, तो इधर जाएगा 2, सही है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। आप किसी भी डिग्री के लिए, है ना, आप कैसे बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन कर सकते हो। तो देखो बायनोमियल क्या है, जब भी कोई दो एक्सप्रेशन होते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको आप क्या बोल सकते हो, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हो। जैसे अगर मैं लिख दिया 2x माइनस 3y, ये क्या है, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है ना। 3x प्लस 2 ये क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशंस है। इस तरीके से आप देखते हो। अच्छा, इनको आप सॉल्व कैसे करते हो, खोलते कैसे हो, देखो इसको खोलना कैसे है डजेंट मैटर। अगर आपको नहीं भी पता है कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जुगाड़ चलता है। क्या चलता है, जुगाड़ चलता है। बायनोमियल में क्या चलता है भाई, जुगाड़ चलता है। कैसे, अभी आपको बताऊंगा। तो अगर मैं इससे खोलता हूँ तो ये होता है 1 + nx + n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को आप खोल सकते हो। बट मैं तो बोलूंगा कि ऐसा सीखने की आपको कोई जरूरत एज सच तो नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अरे यार ये टेढ़ा क्यों हो जाता है बेटे, तुम टेढ़े क्यों जाते हो बेटे, बेटे 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 बेटे, सही है। चलो आओ 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 आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इफ n इज पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन एंड x is any real number such that x lies between -1 से 1। क्या 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 सर,
x कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से 1 लाई करना चाहिए। तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन को खोल सकते हो। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि n पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, n नेगेटिव होगा तो क्या होगा। देखिएगा, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन इट्स एक्सपेंशन विल हैव n+1 टर्म्स। अगर आपका n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म आएगी, n+1 टर्म्स आएगी। मान लीजिए अगर n की वैल्यू +5 है तो टोटल टर्म्स जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी। कितनी बनेगी, 6 बनेगी। ठीक है, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, इतना काम का नहीं है, दूसरा, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, जो काम का है वो तीसरा पॉइंट है। इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, अगर n आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाता है या कोई फ्रैक्शन हो जाता है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी इनफाइनाइट। तो आपके टर्म्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। कब, जब आपके n की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एक फ्रैक्शन हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी वो इनफाइनाइट हो जाएंगी। ओके सर, ठीक है। इसकी बात हमको ज़्यादा करनी नहीं है, हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं होंगे। हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन जो होंगे वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेस्ड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 + x की पावर n को आप 1 + nx लिख सकते हो, मतलब आप पावर को उतार कर कहाँ लिख दोगे, x के आगे लिख दोगे। या 1 - x की पावर n को आप 1 - nx लिख सकते हो, या फिर आप 1 + x की पावर -n को उतार कर आगे -n लिख सकते हो, या आप 1 - x की पावर -n को उतार कर आप -n आगे लिख सकते हो। ऐसा आप तभी कर पाओगे, ऐसा आप तभी कर सकते हो, ओनली एंड ओनली ये तभी होगा कब, जब आपके x की वैल्यू 1 से क्या हो, बहुत कम। जब आपकी x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तभी आप ये कर सकते हो, नहीं तो ये जादू आप नहीं दिखा पाओगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? ये जादू आप तभी दिखा पाओगे जब आपके x की वैल्यू 1 से क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो, तो ही ये जादू काम करेगा, नहीं तो ये जादू काम नहीं करेगा। अच्छा, याद करो, आपको कुछ याद दिलाता हूं मैं। हम पढ़ते थे कुछ ऐसा, कैसा, हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। ये हमारी अर्थ हुआ करती थी, ठीक है, ये उसका सेंटर हुआ करता था। हम अर्थ की रेडियस को मानते थे R, है ना। अर्थ के सरफेस पर जाकर हम निकालते थे ग्रेविटी की वैल्यू, और फिर हम अर्थ के सरफेस से थोड़ी हाइट ऊपर चले जाते थे, h हाइट ऊपर जाकर यहाँ पर हम ग्रेविटी की वैल्यू निकालते थे, है ना। और ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, G' = G अपॉन 1 + h/R का होल स्क्वायर। याद आया क्या? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर, याद तो आ गया। फिर हम बोलते थे कि इफ h इज वेरी 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 लेस देन r, यानी कि हम बोले थे कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर, है ना। और अगर आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जा रहे हो, मान लो ये 2 किलोमीटर ऊपर है, कितने ऊपर है, 2 किलोमीटर ऊपर है, तो 2 किलोमीटर की क्या औकात है भैया, क्या बोलते हैं इसको, 64 बोलते हैं, 65 बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 74 बोलते हैं, 64 बोलते हैं, है ना। तो 2 किलोमीटर की क्या हैसियत है इस 64 किलोमीटर के, 6400 किलोमीटर के सामने। तो हम बोलते हैं कि हाँ यार, हम ऐसा बोल पाएंगे कि h की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा कम है रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में। तो हम क्या करते थे, याद करो, हम बोलते थे G' = G, ये घूमकर ऊपर जाता था, हम इसको बोलते थे 1 + h/R की पावर -2, है ना। और इस पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाते थे, एक्सपेंशन का लगाकर खोल देते थे। ये बोलते थे यहाँ पर कि h/R का जो रेशो है वो बहुत 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 क्या है, कम है 1 से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा जा सकता है G' = G 1 - ट्वाइस ऑफ h/R, ट्वाइस ऑफ h/R। कुछ याद आया? हाँ, तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल लगाया तो था, बिल्कुल लगाया था। तो ऐसे ही हम बाइनोमियल का सिर्फ ये वाला फॉर्म यूज करते हैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन में। ये वाले जो मैंने आपको चीजें बताई हैं शुरू वाली, हो सकता है आपको इसकी जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसका जरूरत के हिसाब से ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पर याद रखेंगे इसको, ठीक है। ओके सर, ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो आपको आ गया क्वेश्चन, कैलकुलेट 1001 की पावर 1/3, 1001 की पावर 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब बड़ा टफ है यार, बड़ा टफ है। आप बोलोगे सर इस पे हम लगा देंगे 1000 + 1 की पावर 1/3 और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बड़ा टफ हो जाएगा, बड़ा टफ हो जाएगा।
तो हमने बोला कि एक दिमाग लगा सकते हैं, बायनोमियल का यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, 1000 कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है सर, कर सकते हैं। मैंने बोला अगर 1000 की पावर 1/3 होती है तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हाँ सर, और 1 प्लस 1/1000 की पावर 1/3 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी मेरे दिमाग में क्या आ गया भैया, बायनोमियल आ गया, 1 प्लस x की पावर n आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत कम है, कितनी है ये 0.001, नहीं देखो 10, 1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.001, है ना, की पावर 1/3। अब आप यहाँ पर देखो कि x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है भाई, बहुत कम है। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो हम 1 प्लस x की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx लिख सकते हैं, आंख बंद करके। हाँ सर, तो आंख बंद करके लिखते हैं भाई, आओ 10 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई कर दो तो 0.001 की पावर डिवाइड बाय 3। सही है क्या? अरे सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। अरे मैंने क्या किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, 1/3 को उतार के ले आया हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा 10.0033। तो बायनोमियल का इस तरीके से आप यूज करके अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो और आंसर फटाक से ला सकते हो। ये तो मैंने इतने स्टेप लिखे हैं आपको दिखाने के लिए, नहीं तो आप सीधे ये लिखकर सीधे स्टेप तक आ सकते थे, फाइनल आंसर आपका निकल आता। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बायनोमियल का यूज होता है। आ जाओ। अच्छा, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ हो सकता है, मेरे दिमाग में आई ये बात, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी इन सब का यूज आपको कहाँ आता है। तो जब आप काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हो ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में आप बॉल को फेंकते हो, पत्थर को फेंकते हो, पत्थर जाता है भाई ऊपर, ऊपर से घूम कर आता है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो सेम हाइट पर होता है। याद करो, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपका क्या है भाई, ग्राउंड है। ग्राउंड से आपने पत्थर को फेंका, पत्थर गया, मैं घुमा कर, वैसे तो उसी लाइन पर आके गिरेगा, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि जब पत्थर आकर नीचे गिरेगा तो एक पर्टिकुलर हाइट पर वो 2 बार होता है। एक पर्टिकुलर हाइट पर वो 2 बार होता है, एक बार जाते टाइम होता है, एक बार आते टाइम होता है। तो जाते वाले टाइम को हम T1 बोल देते हैं, आते वाले टाइम को हम T2 बोलते हैं। हम T1 T2 की वैल्यू निकालते हैं, याद करो, तो वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, और इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि फिजिक्स में हमको इन सब चीज़ों का यूज़ है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है सर, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, चलो चलिए अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। एपी का भी आपको एज सच यूज देखने को नहीं मिलेगा, जीपी का देखने को मिल सकता है, उसका क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एपी क्या होता है, एक सीरीज है नंबर्स की जो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी विद द सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। कॉमन रेट, उनके बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे आपकी फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म हो गई ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो गई ए प्लस 2d, है ना। ऐसे करते 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 क्या हो जाती है, ए प्लस n-1d, ठीक है ना। इसको आप बोलते हो क्या, फर्स्ट टर्म, इसको आप बोलते हो फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, nth टर्म, इसको आप बोलते हो nth टर्म, ठीक। इसको क्या बोलते हो, इस d को आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है सर, अगर मैं a प्लस 2d में से a प्लस डी माइनस करूंगा तो d कॉमन डिफरेंस आएगा, a प्लस डी में से a माइनस करूंगा तो क्या आएगा भैया, d कॉमन डिफरेंस आएगा। मतलब आप एक आगे वाली टर्म से अगर पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे तो जो वैल्यू बच जा रही है उसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आगे वाली टर्म से अगर आप पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे तो एक चीज हमेशा कॉमन बचेगी और वो क्या होगी, d, यानी कि कॉमन डिफरेंस। आप a प्लस 2d में से इसको माइनस करोगे तो भी d बचेगा, a प्लस डी में से इसको माइनस करोगे तो भी d ही बचेगा। मतलब पहली टर्म में अगर आप d जोड़ो तो दूसरी टर्म मिलेगी, दूसरी टर्म में अगर आप d जोड़ो तो तीसरी टर्म मिलेगी, तीसरी टर्म में अगर आप d जोड़ो तो आपको चौथी टर्म मिलेगी। ऐसे करते 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 आप nth टर्म तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, AP कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा मैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या है भाई आपकी AP।
क्या है ये AP है। इस पे कॉमन डिफरेंस कितना है 4 - 2 करोगे 2 आएगा, 6 - 4 करोगे 2 आएगा, 8 - 6 करोगे 2 आएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है A है। और अगर मैं अपनी AP को 16 पर खत्म कर दूं तो 16 क्या हो जाएगी मेरी nth टर्म हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने चाहिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है n × n + 1/2। ठीक है, पक्का? हाँ सर, n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4। आप पूछ ले कि भैया 50 नेचुरल नंबर, शुरुआत के 50 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो कितना होगा, तो आपसे 1 से लेके 50 तक का सम पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। आप क्या करोगे, n की जगह 50 पुट करोगे तो 50 × 51/2, आपके पास 1 से लेके 50 तक के जो नंबर है उनका सम आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब आपके पास जैसे पहले n नेचुरल नंबर थे, आपको उनका सम करना था। अब आपको जो शुरू के n नेचुरल या जितने भी शुरू के हो, है ना, n नेचुरल नंबर जो है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है, उनके स्क्वायर का सम करना है। क्या करना है, n नेचुरल नंबर जो है उनके स्क्वायर का सम करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 × 2n + 1/2, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ऐसे आपको ऐड करना है कहाँ तक, n स्क्वायर तक, n × n + 1 × 2n + 1/2। ठीक है। नेक्स्ट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब वही फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, उनके क्यूब को क्या करना है, आपको जोड़ना है। जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, n × n + 1/2 की पावर 2। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्लीज आप इनको क्या करिए, याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाई, इनको अरे 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 अरे, सर्कल क्यों बन गए बेटा, सर्कल क्यों बन गए बेटा, सर्कल क्यों बन गए? तुमको तो बनना है सोन पापड़ी का डब्बा। ठीक है, पक्का? हाँ सर पक्का। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25। चलो इसका सिंपल सा क्या है, पहले तो फॉर्मूला है वो देखेंगे हम। एपी में, एपी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एपी की बात हो रही है ना। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, लिख लेता हूँ सब। फर्स्ट टर्म जो आपको गिवन है वो कितनी है भाई, A7 है। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 - 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना। लास्ट टर्म क्या है इसकी, लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म है 25। अच्छा भाई, यहाँ पर अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सम ऑफ द सीरीज निकालना है आपको किसमें, एपी में, तो उसके फॉर्मूले हैं भाई, दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, है ना, n टर्म्स है, अगर आपको सम करना है उनका निकालना है तो उसका फॉर्मूला है क्या, n/2 ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस ऑफ a + n - 1 × d। ठीक है ना। आप ये समझ गए ना, ये क्या है, टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। ए क्या है, ए क्या है, पहला टर्म। ए क्या होता है, पहला टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म। और डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है भाई कॉमन डिफरेंस। चलिए बढ़िया बात हो गई। एन क्या है बता चुका हूँ। ठीक, एक फॉर्मूला और होता है वो भी देख लेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का, वो होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है ना। ओके, अब हम जानते हैं कि इस सीरीज में आपको फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, यानी कि ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये आपका क्या है भाई, लास्ट टर्म है। ये क्या है आपका, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है। ठीक है ना। लिख लिया हमने यहाँ पे फटाक से। 7/2 फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस लास्ट टर्म इज 25। तो 25 + 7 7 5 12 32, 32 × 7/2, 32 × 7/2, 16 × 32, 7 × 42, 7 × 7 4 11, 112 इज योर आंसर। ठीक है ना। यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 112 आंसर आ गया है। ठीक है ना। तो ऐसे आप फॉर्मूलेस का यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर चलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खेल मल्टीप्लिकेशन में बदलता है। जैसे आपको पहला टर्म दिया रहेगा a, ठीक है ना, दूसरा टर्म आपको मिलेगा a × r का, तीसरा टर्म मिलेगा आपको AR² का, चौथा टर्म मिलेगा आपको AR³ का, और ऐसे 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 जो लास्ट टर्म होगा, nth टर्म होगा, वो होगा ARn - 1।
ठीक है ना। पहली टर्म में आपने एक वैल्यू मल्टीप्लाई करी, फिर उसमें वही वैल्यू फिर से मल्टीप्लाई करी, फिर उसमें वही वैल्यू फिर से मल्टीप्लाई करी, ऐसे करके जो सीरीज बनती जाएगी उसको आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें भी खेला है, थोड़ा सा चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए, है ना। कांटे वाली चम्मच नहीं बोलना है आपको, फोर्क को फोर्क ही बोलना है, कांटे वाली चम्मच नहीं बोलना है। जैसे मेरा दोस्त है वो क्या बोलता है, फोर्क को कांटे वाली चम्मच बोलता है। अब हम इतने पढ़ लिखे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो ए क्या है आपका, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। दिस इज योर nth टर्म, दिस इज योर nth टर्म, nth टर्म। ये फॉर्मूला याद रखना जीपी के लिए, nth टर्म का फॉर्मूला ये है भाई, इससे आप nth टर्म निकालते हो। कभी कभी आपको जीपी दे दी जाती है और बोलते हैं कि उसका जो लास्ट टर्म है, उसका जो लास्ट टर्म है वो मान लीजिए 58 है ना। तो वो पूछता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ARn-1 ये nth टर्म का फॉर्मूला है। एपी में क्या है, वो है a प्लस n-1d। एपी में क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला ये nth टर्म, किसमें, एपी में, ठीक है। ओके, r क्या है, r इज द कॉमन रेशो, r इज द कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दूं फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दूं फर्स्ट टर्म से, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अच्छा, थर्ड टर्म को अगर मैं डिवाइड कर दूं सेकेंड टर्म से, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देख रहे हो कि नहीं, आप देख रहे हो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हमने एक कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया है हर बार, जिससे हमारी सीरीज आगे बढ़ी है, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही खेल है, इसमें भी सेम वही खेल है। अच्छा, इसका यूज आपने ग्रेविटेशन में देखा होगा, अभी एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, आपको समझ में आएगा। यूज देखा होगा, सीधे आपको एपी का क्वेश्चन कोई दे नहीं देगा फिजिक्स में, इसका यूज ही होगा हर जगह, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन की सम ऑफ n टर्म्स बताओ कितना होगा, जीपी के लिए बता रहा हूं मैं, एपी के लिए नहीं, जीपी के लिए बता रहा हूं। तो जीपी के लिए जो है वो फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है ना, क्लियर है। 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब यहाँ वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, r की पावर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उसको आगे लिख लो। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर r की पावर ऐसा कुछ आ गया, जैसे 1 माइनस 2 की पावर 8 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव ही आनी है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हो। यहाँ पे अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ गई तो अपने आप को बैलेंस कर लेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका फॉर्मूला किसका, सम ऑफ n टर्म्स का इन जीपी, इन जीपी। ये है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। एक फॉर्मूला और है जिसमें वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पूछ लेता है। सीरीज आपकी मान लो इनफाइनाइट तक चल रही होगी तो फिर क्या होगी, तो यहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर पूछता है तो उसका फॉर्मूला है a इंटू 1, क्योंकि अगर r की पावर आप इन्फिनिटी चढ़ाओगे, यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, a इंटू, पहले फॉर्मूला लिखता हूं फिर समझाऊंगा, a अपॉन 1 माइनस r। यहां पर कुछ शर्तें हैं, यहां पर कुछ शर्तें हैं, वो समझना। ये तब आप फॉर्मूला लगाओगे जब आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे होगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहे होगे, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और दूसरी बात, यहां पर जो आपका कॉमन रेशो है r, यहां पर जो आपका कॉमन रेशो है r, यहां पर जो आपका कॉमन रेशो है r, वो लेस देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये बात आप अपने दिमाग में डालेंगे। क्या बोला मैंने, ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना हो और आपके कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो। कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, यहां पर ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n आपको दिख रहा है। अगर r की वैल्यू 1 से कम हो गई तो उसकी पावर अगर आप इनफाइनाइट चढ़ाओगे, क्योंकि n की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई है, तो वैसे भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अगर आप r की पावर इनफाइनाइट चढ़ा दो तो वो भी टेंड्स टू 0 ही होनी है ना। इसलिए हमने क्या किया है, ऊपर से हटा दिया है इस टर्म को। समझ रहे हो, अगर ये 0 हो जाएगा तो a इंटू 1 क्या बनेगा, a ही बनेगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला आप अलग से याद रखोगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आप अलग से याद रखोगे। ये जरूर याद रखना कि यहां पर जब आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा रहे हो तो r की जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब जैसे देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, किसका, ये आपका ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, ग्रेविटेशन का। क्या बढ़िया
यूज हुआ है यहां पर जीपी का, देखिएगा क्या पूछ रहा है। फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ओरिजिन पर निकालनी है, ठीक है। तो मैंने बोला भैया फील्ड जो ओ पर होगी वो इस मास के कारण होगी इस डायरेक्शन में, इस मास के कारण होगी इस डायरेक्शन में, इस मास के कारण भी होगी इसी डायरेक्शन में, और इस मास के कारण भी होगी इस डायरेक्शन में। और कहां तक जाना है भाई, इन्फिनिटी तक जाना है। इन्फिनाइट मासेस रखे हैं, ठीक है, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो हम सबको क्या कर सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं। तो चलो ये हो गया पहला वाला मास E1 प्लस दूसरा वाला E2 प्लस तीसरा वाला E3 प्लस चौथा वाला E4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में। यहां पर हमको 1 2 3 4 ही मासेस दिए हैं, तो हम उन्हीं को लिख लेते हैं। आओ तो हम जानते हैं हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था, Gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो तो G इंटू एम अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस सेकेंड वाले मास के कारण कितना होगा भाई, Gm अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस Gm अपॉन, अच्छा 1 के बाद 2 के बाद 4 है, सीधा 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 4 1 4 16, ठीक है, प्लस Gm अपॉन 18 का 8 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। Gm कॉमन निकाल लो, Gm कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा अब आप यहां पर देखो कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले वाली टर्म से उसकी पिछले टर्म को डिवाइड कर दो। यहां साइड में करता हूं मैं, तो मैं अगर सेकेंड टर्म में से सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दूं फर्स्ट टर्म से, तो क्या होगा, सेकेंड टर्म है 1/4 डिवाइड बाय 1, कितना आ गया भाई, कॉमन रेशो आ गया आपका 1/4। यही बात समझ में। अरे भाई थर्ड टर्म को डिवाइड कर दो सेकेंड टर्म से, ठीक है, तो 1/16 को आपने इसी 1/4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो आपका कॉमन रेशो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हेयर कॉमन रेशो इज 1/4। अच्छा क्या कॉमन रेशो 1 से कम है, हाँ सर 1 से कम भी है। ओके समझना मेरी बात। यहां से आपकी जो जीपी है वो चालू हुई है और कहां तक जा रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है। वो पूछ रहा है कि बताओ ओरिजिन पर टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सारे मासेस कहां, अगर इन्फिनाइट तक रखे हुए हैं मासेस, तो यहां पर ये सीरीज कहां जा रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है। और ये सीरीज कौन सी है, जीपी की है। इसमें कॉमन रेशो कितना है, 1/4 है। क्या उसकी वैल्यू 1 से कम है, हाँ, तो क्या आप सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। तो G इंटू एम ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, अरे फॉर्मूला क्या था, कहां लिखूं, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला था, लिखना क्यों है, यहां पर लिखा ही तो है। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, A अपॉन 1 माइनस आर। सिंपल, A की वैल्यू क्या है, A क्या है इसमें 1 है, हाँ सर, तो ऊपर क्या रखो 1, A अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 1/4। समझे कि नहीं समझे, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4Gm/3 आ जाएगा। क्या सर क्या बोल दिए, कुछ समझ नहीं आया, करके बताओ ना प्लीज सर। सॉरी, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं Gm इंटू 1 माइनस 4 माइनस 1 इज 3/4 आएगा। तो मैं बोल रहा था कि ये 4 घूमकर ऊपर चला जाएगा तो 4Gm/3 आ जाएगा आंसर। क्या, हाँ सर। तो हम बोलेंगे कि जो टोटल फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल रही है पॉइंट O पर वो है 4Gm/3। क्लियर है, क्या यूज हुआ इसमें, जीपी का फॉर्मूला यूज हुआ, किसके साथ मिलकर, फिजिक्स के साथ मिलकर। तो मैं अगर आपको यहां पर जीपी के क्वेश्चन करा रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं, तो उसके पीछे रीजन है कि वो कहीं ना कहीं यूज होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आराम से पढ़ो, समझो चीजों को। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि नहीं दिखाया, ऐसे ही मैं आपको काइनेमेटिक्स भी दिखाऊंगा। काइनेमेटिक्स में इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाऊंगा कि आपको तब लगेगा कि हाँ यार पढ़ लेनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, वैसा ही क्वेश्चन आ गया है फिर से आपके सामने। तो आओ भाई इसको भी सॉल्व करें फटाफट। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू निकालना है तो पहली वाली टर्म दूसरी वाली टर्म को डिवाइड कर दो पहली वाली टर्म से, तो कॉमन रेशो आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है ना।
सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का ही फॉर्मूला लगाना है आपको, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 घूमकर 2 आ जाएगा, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। देख रहे हो आप, 1 + 1/2 तक तो सिग्निफिकेंट चीजें समझ में आएंगी हमें, ठीक है ना। 1/4 भी चलो सिग्निफिकेंट है, 1/8 भी सिग्निफिकेंट है, 16 भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1/32 आप जैसे करोगे तो बहुत छोटी 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 वैल्यूज आने लगेगी, इसलिए आपका सम ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए आपका सम ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएगा। टोटल सम कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। 1 + 1/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। 1.5 के बाद वैल्यूज जो बढ़ेंगी वो बहुत पॉइंट में बढ़ेगी, इसलिए जो टोटल सम आएगा वो आपका 2 ही आने वाला है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, चलो आगे बढ़े। आगे अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करना है, याद होने चाहिए, मेरे हिसाब से आपको याद होंगे भी, है ना। इसमें मेरा कोई योगदान है नहीं, ये पहले से डिराइव्ड है, आपको इनको याद करना होगा। तो आप ये फॉर्मूलेज प्लीज देख लीजिए, कहीं भी कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये बहुत काम आ सकता है ना। ये सबको याद है, लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपके काम आ सकते हैं, प्लीज इनको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉगरिदम। लॉगरिदम भाई, लॉगरिदम 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 क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है ना। इस तरह के फॉर्म को अगर आपको लॉग में चेंज करना है तो आप क्या करते हो, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। log n इज इक्वल्स टू x, बेस हो जाता है a, ठीक है ना। मतलब ये जो चीज़ है ये आपकी क्या बनती है, बेस बनती है। ये जो चीज़ है ये आपकी क्या बनती है, बेस बनती है। ये जो चीज़ है इसका आप लॉग निकालते हो और ये आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ये आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 की पावर 4, या मैं 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 3 ले लेता हूं। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। 2 क्यूब, अरे 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना। हाँ सर, 2 क्यूब 8। अगर मैं यहाँ पर इसको अच्छा लॉगरिदम लगाया क्यों, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करना चाहते थे। अभी दिखाऊंगा मैं, चलो इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर जो n था वो क्या बन गया, log के साथ लग गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ 8। जो ये था वो बेस बन गया और जो ये था वो सामने चला गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको log के साथ लिख सकते हो। क्यों ज़रूरत पड़ी है log की, ये भी हम ज़रा देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। देखिए एक है वैल्यू हमारे पास 1, एक है हमारे पास 10, एक है हमारे पास 100, एक है हमारे पास 1000 और एक है हमारे पास 10,000। कोशिश करना समझने की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 1 को क्या आप 10 की पावर 0 लिख सकते हो, हाँ कि ना, हाँ सर। क्या आप इसको 10 की पावर 1 लिख सकते हो, हाँ सर। क्या आप इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हो, बिल्कुल। क्या आप इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हो, हाँ सर। क्या आप इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके। अब देखना कमाल, अब कमाल देखना। ये आपका n हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर। ये आपका x हो गया और ये आपका a हो गया। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। इसको मैं किस तरीके से लिखता हूं, देखना। मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ n, log ऑफ 1, ठीक है ना। बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा आपका ये 10, ठीक है ना। वैल्यू आएगी ये 0। अरे देखो ना, ये चीज बता रहा हूं। जो आपका a था वो बेस बन गया, जो आपका n था वो log के आगे लिख गया और जो पावर में था वो इक्वल टू के इस साइड आकर लिख गया। तो यही चीज मैंने यहां पर की है कि नहीं की है, देखो। जो आपके यहां पर था वो बेस में चला गया, जो पावर में था वो इक्वल टू के पास चला गया और जो इक्वल टू के साइड था n था वो यहां चला गया, ठीक है। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ बेस 10, log ऑफ बेस 10, ठीक है। 10 को उठाकर मैं यहां लिखूंगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, log ऑफ बेस 10 100 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। log ऑफ बेस 10 1000 इज इक्वल्स टू 3 एंड log ऑफ बेस 10 10,000 इज इक्वल्स टू 4। अब देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। 1 से लेके 10 तक में 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 1 से लेके 10 तक की जो वैल्यूज थी उनको
0 में कन्वर्ट किया। ध्यान से सुनना, 10 से लेके 100 तक की जो वैल्यूज थी, देखो 10 से लेके 100 तक की जो वैल्यूज है आप उसको 1 से 2 नंबर तक कन्वर्ट कर ले रहे हो। मतलब 1 से 2 तक में आप जो लॉग से रिप्रेजेंट कर सकते हो वो एक्चुअल में 10 से 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपने यही बात समझ में, 10 नंबर से लेके 100 नंबर तक कितनी सारी टर्म्स हैं, बिल्कुल है, बड़ी बड़ी भी है, 99, 98, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। अगर हमको उनको कैलकुलेशन में छोटा करना है और अगर हम इन पे लॉग लगा देते हैं तो वो वैल्यू 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाती है। आई मेरी बात समझ में? जैसे अगर किसी का नाम है वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर, वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर, उसकी दोस्ती आप मुझसे करा दो। जैसे ही आपने वेणुगोपाल मुत्तुस्वामी अय्यर की दोस्ती मुझसे करवा दी, मैंने उसका नाम सोनू रख दिया। क्या रख दिया? सोनू रख दिया। तो एक बड़े नाम को जब आपने मेरे साथ जोड़ा, मेरे से दोस्ती कराई एक ऐसे इंसान के इसका नाम बड़ा है, मैंने उसका नाम छोटा कर दिया। वैसे ही लॉग होता है, बहुत बड़ी वैल्यू अगर आपके सामने है और उसकी दोस्ती अगर आप लॉग से करा दो तो उस वैल्यू को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। अब आप जैसे यहां देखो, 1000 से लेके 10,000 तक कितने सारे नंबर है, 1000 से लेके 10,000 तक कितने सारे नंबर है, लेकिन अगर आप इनकी दोस्ती लॉग से करवा देते हो तो वो नंबर को कन्वर्ट कर देता है 3 से 4 तक के बीच में। आई मेरी बात समझ में? इसलिए हम लॉग का यूज करते हैं। लॉग क्या करता है? बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। अब इसमें एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम जिसमें बेस होता है ई का, लॉग बेस ई, जिसको आप ln भी बोलते हो, ठीक है ना। और एक होता है हमारा दूसरा वाला लॉग, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लॉग बेस 10, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉग बेस 10। एक नेचुरल लॉग होता है और एक लॉग बेस 10 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है? कुछ रूल्स हैं, एक प्रोडक्ट रूल है, एक डिवीजन रूल है, एक्सपोनेंशियल रूल है, चेंज ऑफ बेस रूल है, बेस स्विच रूल है ना। इनको पढ़ेंगे, जरा स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पर डब्बा बनाता चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट रूल देखिए, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल देखिए, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। बेस चेंज नहीं होना चाहिए। बेस यहाँ a का था, यहाँ भी बेस किसका है? a का ही है। यहाँ बेस a का था, यहाँ भी बेस a का ही है, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ओके, आगे नेक्स्ट इज डिवीजन रूल। log ऑफ बेस a m बाय n अगर लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे लिख सकते हो? log ऑफ बेस m माइनस log ऑफ बेस n, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्का। यहां पर जो बेस है वो बेस चेंज नहीं होना चाहिए, बेस ए ही रहना चाहिए। बेस क्या रहना चाहिए? ए ही रहना चाहिए, बेस ए ही रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल रूल देखेंगे आप, सिमिलरली आप क्या देखेंगे? एक्सपोनेंशियल रूल देखेंगे। इसमें क्या है? log ऑफ बेस ए m की पावर n, तो जो पावर है वो घूमकर आगे आ जाती है। देखो पावर घूमकर आगे आ गई, बेस वही रहेगा m। अरे हाँ कि ना। अगर आपको ऐसा दिया गया है जैसे log ऑफ 2 की पावर 3 आपको निकालना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2, ठीक है। बेस जिसका हो, मान लो अगर बेस 10 है तो बेस क्या रहेगा? यहाँ 10 ही रहेगा। क्लियर बात है? ओके। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो हम हैं आपके साथ और आपको सब बताकर जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट? चेंज ऑफ बेस रूल। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो आप प्लीज इस चीज को समझेंगे। अब मान लीजिए आपके पास एक लॉग दिया हुआ है, log ऑफ m विद बेस a। log बेस a आपको निकालना है किसका? m का। इसका आपको बेस चेंज करना है a से b में। किस में चेंज करना है? a से b में। तो आप जिसमें चेंज करना चाहते हो उसको एज इट इज यहां लिख लो। आप जो बेस चेंज करना चाहते हो उसको एज इट इज यहां लिख लो, और नीचे क्या करो? उल्टा बेस कर दो। यहाँ a था तो यहाँ b कर दो और a को ऊपर ले जाओ, ठीक है। अरे इसको जब आप वैल्यूज के साथ करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन्हें जब आप वैल्यूज के साथ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको डिलीट करता हूँ, वापस बना देता हूँ, ठीक है। इनको जब आप वैल्यूज के साथ करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट इज बेस स्विच रूल। अब बेस स्विच में कुछ भी नहीं है। अगर log बेस बी ए लिखा हुआ है, log बेस बी ए लिखा हुआ है तो आप उसको 1/log a b कर सकते हो, टेंशन नहीं है। आई मेरी बात समझ में? ओके सर, ठीक है। तो ये क्या है? आपके कुछ रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक वैल्यूज हैं लॉग की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं बोलूंगा इनको याद कर लो, काम की चीजें याद कर लो, याद करेंगे, ठीक है ना। ये सब बेस 10 में है, ठीक है, सब बेस 10 में।
जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका होता है वो सब लॉग बेस ई में होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग बेस ई में होता है, ठीक है ना। ओके, तो log 1 की वैल्यू 0, ठीक है, log 2 की वैल्यू ये, log 3 की वैल्यू ये, log 5 की वैल्यू ये, log 7 की वैल्यू ये, ठीक है ना, पक्का, हाँ सर पक्का, ठीक है ना। अब बाकी चीज़ों की बाकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो इनकी मदद से, किनकी मदद से, इनकी मदद से आप निकाल सकते हो और इन फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो, पक्का 100%। हाँ सर, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि log 6 की वैल्यू निकालनी है, मैं अगर आपको बोलूँ log 6 की वैल्यू निकालनी है, log 6 बेस 10 कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो log बेस 10 2 इंटू 3। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ बेस 10 2 प्लस log ऑफ बेस 10 3। log की वैल्यू आपके पास है 2 की, 3 की वैल्यू आपके पास है, इन दोनों को जोड़ना तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, log 6 की वैल्यू आ जाएगी। 10 की चाहिए तो 5 2 ज़ा 10, 5 की आपके पास है, 2 की आपके पास है, दोनों को जोड़ देना आपके पास 10 की आ जाएगी, पक्का 100%। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, बेसिक एलिमेंट्री अलजेब्रा में मैंने आपको वो पढ़ा दी, ठीक है ना। चलिए भाई, आई होप इस लेक्चर में हमको और कुछ नहीं देखना है, नहीं, चलिए तो इस लेक्चर में हमारा ख़त्म होता है एलिमेंट्री अलजेब्रा वाला पार्ट, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता है, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। हमने जो ये चैनल बनाया है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, यहाँ पर हम आपकी IIT JEE और नीट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सारा का सारा कंटेंट हम आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। हम आपसे कोई कोड लगाने के लिए नहीं बोलते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ना आपको 10% ऑफ की बात करते हैं हम आपसे, ना आपसे 20% ऑफ की बात करते हैं, 100% ऑफ में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हम बदले में आपसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, आग की तरह फैला के। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मुझे याद आई है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपके सामने जैसे ये लेक्चर आएगा, लेक्चर की DPP जो है PDF फॉर्म में आपको magnetbrains.com पर मिल जाएगी, magnetbrains.com पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो अपने दोस्तों को भेजेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, अगर उनसे भी नहीं बनेगा तो फिर आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE नीट चैनल पर। तो यहाँ पर आप वापस आएंगे और उसके सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।